सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस के एक्सेप्शंस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो अब हम करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। लास्ट क्लास में भी बच्चे, अभी हमारा 1-2 दिन से एक्सेप्शंस ही कंटिन्यू है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था। वो एक्सेप्शंस कौन कौन से थे? हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, हमने को डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, और हमने मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ा था, हमने प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ा था, पॉलीजीन्स के बारे में पढ़ा था। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने डिफरेंस की फॉर्म में तुम लोगों को बताया था कि मल्टीपल एलील क्या होती हैं, प्लियोट्रॉपी क्या होता है और पॉलीजीन्स क्या होती हैं। उसके बाद मैंने तुम लोगों को एंड में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी कि मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में भी बताया था। इतनी चीज़ें बच्चे हम कर चुके थे, इतनी चीज़ें हम कर चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक आने वाला है लिंकेज। अगला टॉपिक बच्चे हमारा आने वाला है लिंकेज। आज हम कंप्लीट लिंकेज के बारे में ही जानेंगे। बाकी इसके बाद हमारे एक्सेप्शंस में जीन इंटरेक्शंस बचता है, जिसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लिंकेज के बारे में जानेंगे। चलो अब देखो, लिंकेज को हिंदी में बोला जाता है बच्चे संलग्नता। संलग्नता हिंदी में लिंकेज को बोला जाता है संलग्नता। अब देखो ये किस तरीके से मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है, ये किस तरीके से मेंडेलियन लॉ का एक्सेप्शन है, वो जानते हैं। देखो देखो नहीं, हाँ देखो, देखो भी सुनो भी। लिंकेज, ठीक है। अब मेंडल ने बच्चे क्या बोला था, याद करो। मेंडल ने एक लॉ दिया था, मेंडल ने लॉ दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने लॉ दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने सेकंड लॉ दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहां पे उन्होंने बोला था कि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जब हम डाई हाइब्रिड, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा। मेंडल ने क्या बोला था इस लॉ में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है बच्चों। ओके देखो मेंडल ने क्या बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। मेंडल ने देखो बच्चों क्या बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि एक पेयर ऑफ जीन दूसरी पेयर ऑफ जीन, अब 2 पेयर होते थे हमारे जीन के डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो मेंडल ने बोला कि ये जो हमारी जीन है वो इस पे निर्भर नहीं कर रही है, ये दोनों जीन आपस में इंडिपेंडेंट होती है, ये दोनों की दोनों जीन आपस में इंडिपेंडेंट होती है। ये बोला था मेंडल ने अपने दूसरे लॉ में। उन्होंने बोला था ये जीन अपने तरीके से आगे आने वाले बच्चे में जाएगी, ये वाली जीन आगे आने वाले बच्चे में अपने तरीके से जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों आपस में डिपेंड कर रही है कि बहन तू जा रही है तो मैं जाऊंगी, और ये बोल रही है कि तू जा रही है मैं जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भाईचारा या कोई बहनचारा इसमें नहीं है, कोई भाईचारा या कोई बहनचारा इसमें नहीं है। ये बोल रही है कि भाई मैं जब मेरा मन करेगा मैं आगे जाऊंगी। मतलब 2 पेयर ऑफ जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगी। ये हमें मेंडल ने बोला था कि ये अपने हिसाब से जाएगी, ये अपने हिसाब से आगे आने वाली प्रोजेनी में जाएगी। ये हमें मेंडल ने बोला था, ये सारी चीजें हमने मेंडल ने दी थी। अब देखो लिंकेज का क्या मतलब होता है, अब सुनो लिंकेज का क्या मतलब होता है। लिंकेज का मतलब होता है बच्चे, ये मान लो मेरे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। इस फॉर्म में भी क्रोमोसोम को बनाया जा सकता है, बट मैं इस फॉर्म में लिख रही हूं जिस फॉर्म में मैंने बनाया, ठीक है। ये मेरे पास क्रोमोसोम है, इस पे बहुत सारी जीन जो है वो जीन्स होती है। मैंने बोला था बच्चों, आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था, याद करो ये डायग्राम, मैंने बोला था क्रोमोसोम पे डीएनए होता है और उस डीएनए में ऊपर, उस डीएनए के ऊपर जीन पाई जाती है, उस डीएनए के ऊपर जीन पाई जाती है। तो ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बनाया। मैं इसमें बोल रही हूँ कि बहुत सारी जीन्स है, मैं इसमें बोल रही हूँ कि बहुत सारी जीन्स है। तो लिंकेज का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन पास पास में है, जब क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन पास पास में, जब क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन पास पास में
हैं और पास पास में होने की वजह से वो जीन आगे आने वाली पीढ़ी में साथ में चली जाती हैं। पास पास में होने की वजह से वो जीन आगे आने वाली पीढ़ी में चली जाती हैं और आगे उसके आगे आने वाली पीढ़ी में भी चली जाएंगी, उसके आगे आने वाली पीढ़ी में भी चली जाएंगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जीन्स बहुत ही पास पास में, ऐसा प्रोसेस जिनमें जीन बहुत ही पास पास में है और पास पास में होने की वजह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आने वाली जनरेशन में पास हो रही है। तो ये तो मेंडल के लॉ के हिसाब से नहीं है। मेंडल ने बोला था अगर एक आपका पिंक कलर की जीन है वो दूसरी पिंक कलर की जीन पे निर्भर नहीं कर रही है। अगर एक पिंक कलर की जीन आगे इस बच्चे में जा रही है तो दूसरी नहीं जाएगी या दूसरी अपने हिसाब से जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो साथ साथ में जाएंगे। पर लिंकेज में हम पढ़ रहे हैं, लिंकेज में बच्चे हम ये पढ़ रहे हैं कि जो आपकी जीन्स हैं वो पास पास में होने की वजह से उनमें ये कैपेबिलिटी आती है, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो एक साथ ही चल के, वो एक साथ मिलके आगे आने वाले बच्चे में जाएंगी। अगर आगे आने वाले बच्चे में भी वो उसी फॉर्म है तो उसके आगे आने वाले बच्चे में भी इनहेरिट होंगी। तो लिंकेज एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंडल के सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करता है। जहां पे मेंडल बोल रहा था एक जीन दूसरी जीन पे निर्धारित नहीं है, एक जीन अपने हिसाब से किसी क्रोमोसोम पे जाएगी और एक जीन दूसरे क्रोमोसोम पे अपने हिसाब से जाएगी। पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जीन्स हैं वो साथ में, ये ग्रुप साथ में मिलके आगे आने वाली प्रोजेनी में जा रहा है। ये ग्रुप मिलके आगे आने वाली प्रोजेनी में साथ मिलके जा रहा है। तो इसको बोला जाता है बच्चे लिंकेज, इसको बोला जाता है लिंकेज। लिंकेज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था स्वीट पी में। स्वीट पी में लिंकेज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था बेटसन और पुन्नेट के द्वारा। बेटसन और पुन्नेट के द्वारा 1905 में लिंकेज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। इसका मतलब है कि जब सर्टेन जीन, जब कुछ जीन जो साथ में रह रही हैं, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे इस तरीके से जीन्स हैं, वो जीन बहुत ही साथ में है, वो जीन बहुत ही साथ में रह रही हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू सेवरल जनरेशंस। ऐसी जीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ में ही रह रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ मिलके आगे आने वाले बच्चे में जा रही हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है लिंकेज। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है लिंकेज। अब खुद सोचो, आप अब खुद सोचो, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम था, और यहां पे क्या हुआ, यहां पे इस तरीके की ये जीन्स बहुत पास पास में थी, और यही जीन आगे आने वाली बच्चे में इसी फॉर्म में जाती है, आगे आने वाले बच्चे में इसी तरीके से जा रही है। अब तुम लोग खुद बताओ, आप बच्चे खुद बताओ कि क्या आगे जो बच्चा आएगा क्या वो पेरेंट के जैसा ज्यादा होगा या क्या उसमें वेरिएशंस यानी कि रिकॉम्बिनेंट वो ज्यादा होगा। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है वेरिएशन ज्यादा होंगी, मतलब ज्यादा पेरेंट की तरह वो नहीं होगा। क्या उसमें पेरेंटल टाइप ज्यादा बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, क्या वो अपने पेरेंट की तरह ज्यादातर दिखेगा या वो उसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस होंगे, उसके लिए टर्म दी जाती है रिकॉम्बिनेंट। अब तुम खुद बोलो, अगर ये जीन पेरेंट में अगर ये जीन पेरेंट में इस तरीके से है, और बच्चे में भी इस तरीके से ये जीन आगे आ रही है, तो हम तो बोलेंगे आगे आने वाला बच्चा पेरेंट की तरह ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं होगी, उनमें ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होगी, उसमें ज्यादा विविधता नहीं होगी, उसमें ज्यादा विविधता क्या होगा, उसमें ज्यादा विविधता नहीं होगी बच्चे, उसमें ज्यादा विविधता नहीं होगी और विविधता नहीं होगी। तो लिंकेज के केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास पेरेंटल टाइप ज्यादा मिलते हैं, हमें पेरेंटल टाइप ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू द रिकॉम्बिनेंट। तो लिंकेज के केस में बच्चे हमें पेरेंटल टाइप ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू द रिकॉम्बिनेंट टाइप। पेरेंटल का मतलब है कि पेरेंट जैसे कैरेक्टर, पेरेंट जैसे माता पिता जैसे गुण हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, अरे बाप रे, माता पिता जैसे गुण हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द विविधता कम होगी, रिकॉम्बिनेंट कम आएंगे, और पेरेंट जैसे गुण हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे किस केस में, लिंकेज के केस में बच्चे, ठीक है। तो 1905 में स्वीट पी पौधे में बेटसन और पुन्नेट ने लिंकेज को देखा था, और लिंकेज में हम बोल रहे हैं कि कुछ जीन एक ही गुणसूत्र पर होने के कारण कई पीढ़ियों तक बिना किसी परिवर्तन या अलगाव के आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलते रहते हैं, उसको बोला जाता है लिंकेज, बच्चे लिंकेज। अब देखो, अब सुनो,
लिंकेज के केस में देखो क्या क्राइटेरिया, लिंकेज कब ज्यादा अच्छे से होती है, लिंकेज की पॉसिबिलिटी कब ज्यादा होती है। लिंकेज के लिए दो क्राइटेरिया है, लिंकेज के लिए दो क्राइटेरिया है, और वो दो क्राइटेरिया क्या क्या है आइए जानते हैं। आइए जानते हैं कि लिंकेज के लिए कौन कौन से दो क्राइटेरिया है। देखो लिंकेज के लिए क्राइटेरिया देखो क्या है, ये आपकी जीन्स है। तो लिंकेज के लिए एक क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए कि जो आपकी जीन्स है, जो आपकी जीन्स है वो बहुत ही पास पास में होनी चाहिए, वो बहुत ही पास पास में होनी चाहिए, जो बहुत ही पास पास में होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया हो गया कि जो जीन्स है वो बहुत ही पास होनी चाहिए, वो बहुत ही क्लोज होनी चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो जीन्स है, जो जो जीन्स है बच्चे, वो एक ही क्रोमोसोम पे होनी चाहिए, वो एक ही क्रोमोसोम, एक ही लिख रही हूँ यहाँ पे, वो सेम क्रोमोसोम पे होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला लिंकेज के लिए दो क्राइटेरिया हो जाते हैं कि जो जीन्स है वो हमारी पास पास में होनी चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए। और दूसरा हम बोल रहे हैं कि जो जीन्स है वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होनी चाहिए। अब देखो आगे जानते हैं कि मेरा इस बात का मतलब क्या है। देखो मैंने बोला यहाँ पे देखो तीन सिचुएशन, तीन कंडीशन तुम लोगों को दी गई है, तीन कंडीशंस आपको दी गई है। एक आ जाता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिंक्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉन लिंक्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नॉन लिंक्ड लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे। देखो मैंने बोला लिंकेज के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। मैंने बोला बच्चों लिंकेज के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमने ये बोली क्लोजली के साथ साथ वो सेम क्रोमोसोम पे, सेम गुणसूत्र पे होनी चाहिए। सेम किस पे होनी चाहिए? गुणसूत्र पे होनी चाहिए। ये हमने लिंकेज के क्राइटेरिया बोले। अब देखो लिंक्ड जीन का मतलब, लिंक्ड क्यों लिखा गया है यहाँ पे। अब देखो क्या, अब देखो ये आपका, इसको छोड़ दो, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ये मेरे पास क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में आप देखोगे, इस क्रोमोसोम में देखो क्या लिंकेज हो रही है, इस क्रोमोसोम में बच्चों देखो क्या लिंकेज हो रही है। हाँ इसमें लिंकेज हो रही है, इसमें दोनों क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं कि दो जीन्स आपस में बहुत ही पास पास में, ये देखो दो कलर की जीन है, ठीक है, ये दोनों जीन आपस में बहुत ही पास पास में है, और ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे है, तो इसमें तो भाई लिंकेज होगा, इसमें तो लिंकेज होगा। दूसरा टाइप देखो क्या आ जाता है। दूसरी कंडीशन मेरे पास, पहली कंडीशन में तो हमने बोला जी भाई हाँ लिंकेज होगा। दूसरी कंडीशन में देखो क्या होगा, एक जीन मेरी यहां है, दूसरी जीन मेरी यहां है, एक तो ये दूर दूर है, पहला क्राइटेरिया खत्म। और ये एक जीन एक क्रोमोसोम पे है, और दूसरी जीन दूसरे क्रोमोसोम पे। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो भी गया, दूसरा जो क्राइटेरिया है बच्चे वो भी गया। तो इस कंडीशन में लिंकेज नहीं हो पाएगा, इस कंडीशन में लिंकेज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है नॉन लिंक्ड, की इस कंडीशन में लिंकेज नहीं हो पा रहा है। अब तीसरी कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में नॉन लिंक्ड क्यों लिखा गया है, जल्दी बताओ। इस कंडीशन में नॉन लिंक्ड क्यों लिखा गया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बच्चों बताओ, बताना, जरूर बताना। रिकॉर्डिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि बताना नहीं है, रिकॉर्डिंग है इसका मतलब है बताना है, तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो नॉन लिंक्ड का मतलब बच्चे देखो क्या होता है, नॉन लिंक्ड का मतलब क्यों बोला यहाँ पे, एक क्रोमोसोम है, मैंने बोला लिंकेज एक ही क्रोमोसोम पे होता है, एक ही क्रोमोसोम पे हो रही है, ठीक है, बट यहाँ पे जो जीन है वो बहुत ही दूर दूर है बच्चे, यहाँ पे जो जीन है वो बहुत ही दूर दूर है, डिस्टेंटली लोकेटेड है, बहुत ही दूर है। तो हमने बोला लिंकेज के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो बहुत पास पास में होना चाहिए, एक तो आपका सेम क्रोमोसोम पे होना चाहिए। यहाँ पे सेम क्रोमोसोम पे तो है, यहाँ पे सेम क्रोमोसोम पे तो है, पर पास पास में नहीं है, दूर है, इसीलिए इस कंडीशन में भी लिंकेज नहीं हो पा रहा है, इस कंडीशन में भी लिंकेज नहीं हो पा रहा था, इसी कंडीशन में लिंकेज हो रहा था, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों क्राइटेरिया मीटअप हो रहे थे, इस कंडीशन में दोनों ही क्राइटेरिया हमारे मीटअप हो रहे थे। आई होप बच्चों इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो अब देखो लिंकेज को तीन हिसाब से अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, और वो तीन भाग क्या क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अब हमने सेल साइकिल के बारे में जान लिया है, मैंने तुम लोगों को क्रॉसिंग ओवर क्या बताया था, क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है, अब मुझे फिर से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन क्रोमोसोम इन्वॉल्व, कौन से गुणसूत्र इन्वॉल्व हैं उसके हिसाब से भी लिंकेज को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, कौन सी जीन्स इन्वॉल्व है उसके हिसाब से भी लिंकेज को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो जानते हैं कि हर तरीके के लिंकेज के हिसाब से, हर क्राइटेरिया के हिसाब से लिंकेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, हर क्राइटेरिया के हिसाब से लिंकेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये चीज जानते हैं, ठीक है। चलो
सबसे पहले आ जाता है बच्चे क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से। सबसे पहला क्राइटेरिया आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के आधार पे लिंकेज को दो तरीकों में डिवाइड किया जाता है। क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से लिंकेज को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग आ जाता है बच्चे कंप्लीट लिंकेज। पहला भाग आ जाता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है पूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता। अब पूर्ण संलग्नता का क्या मतलब होता है? ऐसा क्रोमोसोम, अब देखो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन्स क्लोजली रिलेटेड है, यहाँ पे जीन्स क्लोजली रिलेटेड है। तो ऐसा लिंकेज जिसमें क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, जहां पे जीन्स जो क्रोमोसोम पे हैं वो उसमें आपका क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है। कंप्लीट लिंकेज का नाम से पता चला है कि पूर्ण रूप से लिंकेज हो रही है, पूर्ण रूप से संलग्नता हो रही है। यहाँ पे कुछ और होने की कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो पूर्ण संलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज का क्या मतलब होता है? पूर्ण संलग्नता का मतलब होता है कि जो जीन्स आपके क्रोमोसोम पे है उसमें 0% पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर की। उसमें क्रॉसिंग ओवर की भाई साहब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्रॉसिंग ओवर की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। किस केस में? कंप्लीट लिंकेज के केस में। तो आप खुद बताओ बच्चों, आप खुद बताओ बेटा बताओ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? कमेंट सेक्शन में लिखना है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है? क्रॉसिंग ओवर मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चों को याद नहीं होगा एज यूजुअल, तो तुम लोगों को ये समझ नहीं आएगा। क्रॉसिंग ओवर मैंने तुम लोगों को मियोसिस के केस में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बोला था क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको बोला था कि जब आपका दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट एक्सचेंज होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चे क्रॉसिंग ओवर। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि ऐसे क्रोमोसोम जिनका सेम साइज होता है, जिनका सेम शेप होता है और जिनकी सेंट्रोमियर पोजीशन सेम होती है, जिनकी सेंट्रोमियर पोजीशन सेम होती है, तो ऐसे क्रोमोसोम को बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम को बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है ये दोनों, ये पिंक वाला सेगमेंट एक्सचेंज कर रहा है, पिंक वाला ग्रीन वाला सेगमेंट एक्सचेंज कर रहा है, पिंक वाला ग्रीन वाला सेगमेंट एक्सचेंज कर रहा है। तो ये इस तरीके से बन जाता था और ये आपका इस तरीके से बन जाता था। ये आपका क्रॉसिंग ओवर के बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर अटेन कर लेता था। तो हम बोलते हैं कि क्रॉसिंग ओवर में देखो क्या चीज होती है। तो हमारा मानना है कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, विविधता क्रिएट होती है। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, मिक्स मिल रहा है, हरा भी है, ये पिंक भी है, ये भी आपका हरा भी है, पिंक भी है, ठीक है। तो कंप्लीट लिंकेज में मैं बोल रही हूं कि जब कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है जब कंप्लीटली क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। अगर कंप्लीट, देखो आगे जो विविधता आती है बच्चे, अब आप हो, ठीक है, आप हो, आपका कोई यार दोस्त है, आपके इवन खुद के सिबलिंग भाई बहन, आप इतने अलग क्यों दिखते हो? बाकियों को तो छोड़ो, अब आपके और आपके भाई बहन के माता पिता सेम है, तो आप सिमिलर क्यों नहीं हो? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर जो है वो विविधता क्रिएट करता है, क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन क्रिएट करता है। अब ऐसा प्रोसेस, ऐसा इनहेरिटेंस जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रहा है, जहां पे दो क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा है, तो वहां पे विविधता किस प्रकार से क्रिएट होगी? वहां पे विविधता क्रिएट नहीं होगी। तो उस कंडीशन को बोला जाता है कंप्लीट लिंकेज। और इस कंडीशन में हमें सिर्फ पेरेंटल ट्रेट ही मिलेंगे या पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे। यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलने वाले हैं बच्चे, यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलने वाले। रिकॉम्बिनेंट हमें वहीं मिलते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेंट हमें वहीं पे मिलते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो कंप्लीट लिंकेज के केस में क्या होता है? कंप्लीट लिंकेज के केस में हमें सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं मेल ड्रोसोफिला, इसमें एग्जांपल रहता है आपका मेल ड्रोसोफिला, हिंदी में भी जानते हैं। जब जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और क्रॉसिंग ओवर ना होने के कारण कई पीढ़ियों तक हमेशा साथ साथ ही विरासत के रूप में चले जाते हैं, तो इसे पूर्ण संलग्नता कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है बच्चे पूर्ण संलग्नता। पूर्ण
संलग्नता इसको बोला जाता है। दूसरा मेथड आ जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज। दूसरा मेथड आ जाता है बच्चे इनकम्प्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज का देखो क्या मतलब होता है। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब होता है अपूर्ण संलग्नता, मतलब कंप्लीटली यहां पे लिंकेज नहीं हो पा रही है, कंप्लीट लिंकेज यहाँ पे नहीं हो पा रही है। अब खुद सोचो, कंप्लीट लिंकेज अगर नहीं होगी तो मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो ऐसी जीन जो क्रोमोसोम पे है, ऐसी जीन जो सेम क्रोमोसोम पे है, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर की भी थोड़ी बहुत आशंकाएं हो सकती हैं। द जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम हैव द टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। उनमें ये आशंकाएं हैं, उनमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से अलग अलग जगह जा सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लिंकेज ही होंगी, उनमें लिंकेज ही होगा, वो अलग अलग जगह जा सकती हैं। तो इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब होता है जब जीन्स आपकी सेम क्रोमोसोम पे है और उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि उन जीन्स में आगे चल के क्रॉसिंग ओवर हो, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो जीन्स आपकी अलग अलग जगह जाए, अलग अलग आगे बच्चे में इनहेरिट हो, अलग अलग जाए, अलग अलग चीजें जाए। अब खुद सोचो, अगर ऐसी जीन जहां पे क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटीज है, ऐसी जीन जहां पे क्रॉसिंग ओवर की आशंकाएं हैं, तो वहां पे रिकॉम्बिनेंट भी तो बनेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो रिकॉम्बिनेंट भी बनेंगे, तो यहां पे रिकॉम्बिनेंट भी बनेंगे। पर हमेशा लिंकेज जब हो अगर, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा बनते हैं, ये चीज याद रखनी है। जब भी किसी भी चीज में अगर वो हो रहा है, लिंकेज हो रही है, तो वहां पे पेरेंटल टाइप, मतलब पेरेंट जैसी चीजें, पेरेंट जैसे बच्चे ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू द रिकॉम्बिनेंट, एज कंपेयर टू द रिकॉम्बिनेंट। जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। दे प्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट बिसाइड्स पेरेंटल। पेरेंटल तो प्रोड्यूस हो ही हो रहे हैं, बट पेरेंटल के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट भी बन रहे हैं। पर हमेशा लिंकेज के केस में आपने याद रखना है कि पेरेंटल की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रिकॉम्बिनेंट्स। एग्जाम्पल आ जाता है फीमेल ड्रोसोफिला का। हमने कंप्लीट लिंकेज में मेल ड्रोसोफिला पढ़ा, इनकम्प्लीट में हम फीमेल ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो। जब जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं लेकिन क्रॉसिंग ओवर के कारण उनके अलग होने की प्रवृत्ति होती है, तो उसको अपूर्ण संलग्नता बोला जाता है। स्थिति में मातृ पितृ प्रकार के साथ साथ पुनर्संयोजित यानी कि रिकॉम्बिनेंट पुनर्संयोजित प्रकार भी बनने का आवश्यक वो होता है, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, संतानें उत्पन्न होती हैं। चलो, ये तो बच्चे हमने बात कर ली, ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से लिंकेज को दो भागों में डिवाइड किया गया। क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से लिंकेज को दो भागों में डिवाइड किया गया, और वो दो भाग हमने पढ़े कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। और वो दो भाग हमने पढ़े बच्चे कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज वो दो भाग हमने पढ़े। ठीक है, ओके। अब देखो, जीन इन्वॉल्व कि कौन सी जीन है, कौन सी एलील है, उस हिसाब से भी लिंकेज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों समझते हैं। ठीक है, अब देखो, जीन्स के हिसाब से बच्चे दो भाग होते हैं, कपलिंग और रिपल्शन। कपलिंग और रिपल्शन, कपलिंग और रिपल्शन। कपलिंग का मतलब होता है बच्चे, देखो सुनो, कपलिंग का मतलब होता है, मान लो मेरे पास ये आपका क्रोमोसोम है या जीन्स है, इस तरीके से आपका क्रोमोसोम है, इस पे आपकी जीन्स है या अलील्स है। ठीक है, जब सेम तरीके की अलील या तो वो डोमिनेंट होंगी या तो वो रिसेसिव होंगी। डोमिनेंट मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी, रिसेसिव मींस स्मॉल ए।
कपलिंग का मतलब होता है कि जब आगे जो जीन इनहेरिट होती हैं, जो जीन्स आगे जाती हैं, या तो वो डोमिनेंट फॉर्म में होती है बच्चे, या तो वो रिसेसिव फॉर्म में होती है। मतलब एक जैसी जीन आगे आने वाली प्रोजेनी में जाती हैं, एक जैसी जीन आगे आने वाली प्रोजेनी में जाती है। अब कपलिंग नाम से पता चल रहा है, कपल, हम बोलते हैं ना कपल में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। और कंपैटिबिलिटी कैसे होती है? सिमिलर टाइप में कंपैटिबिलिटी होती है। हम बोलते हैं हम कंपैटिबल नहीं है, यारी दोस्ती में भी बोला जाता है, कपल में ही नहीं बोला जाता सिर्फ। ये मैं तुम लोगों को नाम याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी ऐसी फालतू की बातें कर रही हूँ, बाकी मेरा कोई वो नहीं है ऐसी बातें करने का। तो कपलिंग के केस में देखो, तुम लोगों को किस तरीके से याद रखना है। कपलिंग के केस में बच्चे क्या होता है, अब कपल होते हैं तो हम बोलते हैं यार कपल में कंपैटिबिलिटी तभी बैठती है जब सिमिलर हो, जब सेम सोच के व्यक्ति साथ में मिले तो वो ज्यादा देर तक टिकते हैं, तो कपलिंग में सेम तरीके की अलील, सेम तरीके की जीन आगे इनहेरिट होती है। अगर डोमिनेंट है, डोमिनेंट के साथ जाएगी, रिसेसिव के साथ जाएगी, सेम जाएगी। या तो डोमिनेंट के साथ जाएगी, या रिसेसिव के साथ जाएगी। यानी कि ए जाएगा बी के साथ और स्मॉल ए जाएगा बी के साथ। इसको बोला जाता है कपलिंग, इसको बोला जाता है बच्चे कपलिंग। अब रिपल्शन का क्या मतलब हुआ? रिपल्शन का मतलब हुआ, अब रिपल्शन का मतलब हुआ दूर दूर जाना। रिपल्शन का मतलब होता है दूर दूर जाना। अब चीजें दूर दूर कब जाएंगी? अब ब्रेकअप किया उन्होंने, कपल्स ने ब्रेकअप किया, हम बोला जाता है कि यार हम कंपैटिबल नहीं है। बोला जा रहा है कि हमारा रिपल्शन हुआ क्योंकि हम कंपैटिबल नहीं है, हम एक जैसे नहीं है, हमें अपने में इंक्लूड मत करो, हमें अपने में मत काउंट कीजिए, हम आपके जैसे नहीं है। तो रिपल्शन बच्चे तब होगा जब एक अलील आपकी डोमिनेंट और दूसरी अलील आपकी रिसेसिव होगी, एक अलील डोमिनेंट और दूसरी अलील आपकी रिसेसिव होगी। तो रिपल्शन होने के लिए, रिपल्शन का मतलब होता है कि जब आगे आने वाली प्रोजेनी में जीन्स जा रही हैं, तो जीन्स एक डोमिनेंट है और दूसरी रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है और दूसरी रिसेसिव है। यहां पे या तो डोमिनेंट ही जा रही थी या तो यहां पे रिसेसिव ही जा रही थी। बट इस क्राइटेरिया में, इस सिचुएशन में एक आपकी डोमिनेंट है और दूसरी आपकी रिसेसिव है। इस कंडीशन में बच्चे एक आपकी डोमिनेंट है और दूसरी आपकी रिसेसिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पे देखो डायग्राम में देखो, उसके बाद पढ़ते हैं। देखो यहां पे ये जीन है, यहां पे या तो डोमिनेंट है या तो यहां पे रिसेसिव है। तो यहां पे बोला जा रहा है लिंकेज बिटवीन टू और मोर ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव अलील इज रेफर्ड टू कंप्लीट लिंकेज। लिंकेज जब या तो दो डोमिनेंट अलील के बीच में ही हो रही है या जब दो रिसेसिव अलील के बीच में ही हो रही है, तो उस कंडीशन को, उस सिनेरियो को बोला जाता है कपलिंग। तो उस सिनेरियो को बोला जाता है बच्चे कपलिंग, उस सिनेरियो को कहा जाता है कपलिंग। कपलिंग का मतलब है जब दो या हे भगवान, जब दो या अधिक प्रभावी यानी कि डोमिनेट अथवा दो या अधिक अप्रभावी अलील एक साथ संलग्न होते हैं, तो इस घटना को कपलिंग कहा जाता है। तो इस घटना को कपलिंग बोला जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। ओके, रिपल्शन में हमने बोला लिंकेज ऑफ डोमिनेंट अलील। जब लिंकेज डोमिनेंट अलील जब रिसेसिव के साथ लिंक होती है, उसको, उस कंडीशन को बोला जाता है रिपल्शन। उस कंडीशन को बोला जाता है बच्चे रिपल्शन। जब कोई प्रभावी अलील यानी कि डोमिनेंट अलील किसी अप्रभावी अलील के साथ जुड़ा होता है, तो इसे रिपल्शन कहा जाता है, इसको रिपल्शन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक दो क्राइटेरिया पढ़े। मैंने बोला क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से लिंकेज को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में बताया। फिर मैंने बोला कि किस तरीके की जीन्स इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से भी लिंकेज को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बोला कपलिंग और रिपल्शन। अब आ जाता है तीसरा क्राइटेरिया कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स, कौन कौन से क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, उस बेसिस पे भी लिंकेज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। उस बेसिस पे भी बच्चे लिंकेज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब यहां पे देखिए, अब देखो हमारी बॉडी में हमें पता है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर का मतलब है 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं हमारी बॉडी में। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, हमारी बॉडी में दो तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं बच्चे, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। जो ऑटोसोम्स, ऑटो शब्द जहां पे भी आता है, ऑटो का मतलब होता है सेम और एलो का मतलब होता है अलग अलग। अब
ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी सारे काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव या हम बोल सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के, एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम, एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम, जितने भी हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं वो आपके ऑटोसोम्स कहलाते हैं, वो आपके ऑटोजोम कहलाए जाते हैं। और हमारी बॉडी के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, हमारी बॉडी के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि लड़कियों में एक्स एक्स होता है, लड़के एक्स वाई होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनको बोला जाता है बच्चे एलोसोम्स, उनको बोला जाता है एलोसोम्स, उनको बोला जाता है एलोसोम। अब डिफरेंट, एलो का मतलब डिफरेंट क्यों बोला, क्योंकि यही क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो डिफरेंट है, बाकी एक्स 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 की फॉर्म में पाए जाएंगे, बाकी जो आपके ऑटोसोम होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये चीज छोड़ो, ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, मैंने बोला हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से क्रोमोसोम को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है कि ऑटोसोम्स होते हैं कि एलोसोम्स होते हैं। एलोसोम मैंने बोला हमारी बॉडी के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारी बॉडी में सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि आगे आने वाला बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा। आगे अगर फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, मेल होगा तो उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। तो एलोसोम का मतलब होता है हमारी बॉडी के सेक्स क्रोमोसोम, हमारी बॉडी के सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होते हैं उनको ऑटोसोम कहा जाता है। अब यहां पे तुम लोगों को दिख रहा है दो क्रोमोसोम, फीमेल में एक्स एक्स, मेल में एक्स वाई, तो दो क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, दो क्रोमोसोम आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और बाकी के 44 क्रोमोसोम आपके एलोसोम होते हैं। 44 क्रोमोसोम का मतलब कितना हुआ, 22 पेयर, और दो क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ, 1 पेयर, ठीक है। तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में एलोसोम होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब सुनो, ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम, ऐसी लिंकेज जो ऑटोसोम्स में हो रही है। अब कितना सिंपल हो गया, अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्टली बोलती ऐसी लिंकेज जो ऑटोसोम्स में होती है उसको ऑटोसोमल लिंकेज बोला जाता है, तो तुम लोग समझ पाते, नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। मैंने तुम लोगों को अब बोल दिया कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं, मैंने अब तुम लोगों को बोल दिया कि एलोसोम्स क्या होते हैं। अब मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ, कि ऐसा लिंकेज जो ऑटोसोम्स में होता है, ऐसा लिंकेज जो ऑटोसोम्स में होता है उसको ऑटोसोमल लिंकेज कहा जाता है, उसको ऑटोसोमल लिंकेज कहा जाता है। और ऐसा लिंकेज जो आपका एलोसोम में होता है, ऐसा लिंकेज जो सेक्स क्रोमोसोम में होता है उसको बोला जाता है एलोसोमल लिंकेज। ऑटोसोमल लिंकेज, इट रेफर टू द लिंकेज ऑफ दोज जीन्स व्हिच आर लोकेटेड इन ऑटोसोम्स। जो सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी क्रोमोसोम पे लिंकेज जब होती है उसको बोला जाता है ऑटोसोमल, या उन जीनों की संलग्नता को दर्शाता है जो ऑटोसोम में होती है। यानी कि लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त जो भी हमारी बॉडी में गुणसूत्र हैं उनको ऑटोसोम कहा जाता है। जब ऑटोसोम में लिंकेज होता है तो उसको बोला जाता है ऑटोसोमल लिंकेज। उसके बाद आ गया एलोसोमल लिंकेज। एलोसोमल लिंकेज का मतलब होता है लिंकेज ऑफ जीन, कि जब ऐसे क्रोमोसोम में लिंकेज हो रहा है जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम में होता है। जब सेक्स क्रोमोसोम में लिंकेज होता है तो उस तरीके की लिंकेज को बोला जाता है एलोसोमल लिंकेज। इट रेफर्स टू द लिंकेज ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड इन द सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक्स और वाई। तो एलोसोमल संलग्नता यह उन जीनों की संलग्नता को दर्शाता है जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, अर्थात या तो एक्स गुणसूत्र पर या तो वाई गुणसूत्र पर, या तो एक्स गुणसूत्र पर होते हैं या तो वाई गुणसूत्र पर होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। इतनी चीज क्लियर होगी। हमने लिंकेज पढ़ लिया, लिंकेज क्या होता है, हमने लिंकेज के अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए कि हर क्राइटेरिया की क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से लिंकेज दो तरीके का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जीन्स के हिसाब से दो तरीके का होता है, कपलिंग और रिपल्शन। और क्रोमोसोम्स के गुणसूत्रों के आधार पर भी दो तरीके का होता है, दैट इज योर ऑटोसोमल लिंकेज और एलोसोमल लिंकेज। अब दो टर्म्स हमारी बचती है लिंकेज में, जो आती है लिंकेज ग्रुप और लिंकेज ड्रैग। लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या होता है और लिंकेज ड्रैग का क्या मतलब होता है।
लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है बच्चे, आपको मैंने बोला ये जीन है, ये आपका डीएनए है, सॉरी ये आपका क्रोमोसोम है, यहाँ पे आपकी जीन्स है। तो ऐसी जीन्स जो क्रोमोसोम पे है, ऐसी जीन जो क्रोमोसोम पे क्लोजली रिलेटेड है, ऐसी जीन जो आपकी ग्रुप में है एक क्रोमोसोम पे, उसको बोला जाता है लिंकेज ग्रुप, उसको बोला जाता है लिंकेज ग्रुप। ऐसी जीन जो लिंक्ड है साथ में, ऐसी जीन जो क्लोजली रिलेटेड है, उस ग्रुप को, उस जीन के समूह को बोला जाता है लिंकेज ग्रुप। उस जीन्स के समूह को बोला जाता है बच्चे लिंकेज ग्रुप। अ लिंकेज ग्रुप इज अ लीनियरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन व्हिच आर नॉर्मली इनहेरिटेड टुगेदर। ठीक है, जो जीन्स हैं, पास पास वाली जो जीन्स है, उनको लिंकेज ग्रुप, उनके समूह को बोला जाता है बच्चे लिंकेज ग्रुप। लिंकेज समूह एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित जुड़े हुए जीनों का एक समूह है जो सामान्यतः एक साथ ही विरासत में प्राप्त होता है। वो यूजुअली एक साथ ही आगे आने वाली प्रोजेनी में विरासत में चला जाता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर होना चाहिए क्लियर, ऐसे नहीं, ठीक है, होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टर्म आ जाती है बच्चे लिंकेज ड्रैग। अब देखो लिंकेज ड्रैग का क्या मतलब होता है, लास्ट टर्म है ये, ठीक है। ये मेरे पास क्रोमोसोम था, यहाँ पे ये पिंक वाली जीन मुझे चाहिए था यार, इस क्रोमोसोम से ये पिंक वाली जीन आगे आने वाले बच्चे में जाएगी, मुझे ये चाहिए था। मैंने कोशिश करवाई इस जीन को आगे आने वाले बच्चे में ट्रांसफर करवाने की, तो ये गई भी, भगवान की दया से गई भी, ठीक है। चलो, पीढ़ी दर पीढ़ी गई भी, जाती रही, ठीक है। अब हमने क्या देखा, सुनो ध्यान से। अब हमने देखा, मैंने सोचा कि यार ये पिंक वाली जीन मेरे आने वाली पीढ़ी में जानी चाहिए, फिर आगे वाली पीढ़ी से भी आगे आने चाहिए। ऐसा ही हुआ। पर इस पिंक जीन के साथ बहुत सारी और जीन भी थी, बहुत सारी और जीन भी इसके पास में थी। तो पिंक जीन के साथ क्या हुआ बच्चे, ये वाली जीन भी चली गई, पिंक जीन के साथ ये वाली जीन भी चली गई, जो हमें चाहिए भी नहीं थी। पिंक जीन के साथ ये वाली सारी जीन्स भी चली गई। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जब डिजायरेबल, पिंक वाली है डिजायरेबल, पिंक वाली जीन इज डिजायरेबल, जब डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल, जो हमें नहीं चाहिए भाई, जो हमें चाहिए ही नहीं, जब पिंक वाली जीन के साथ ये ऑरेंज और ग्रीन कलर वाली जीन भी साथ में जा रही है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है लिंकेज ड्रैग। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चे लिंकेज ड्रैग। क्या बोला मैंने बोला मुझे चाहिए थी सिर्फ पिंक वाली जीन, मैं चाह रही थी ये पिंक वाली जीन आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास ऑन होती रहे। पर मैंने क्या देखा, मैंने देखा ये कि जो पिंक वाली जीन है उसके साथ और भी जीन जा रही है यार, उसके साथ और भी जीन जा रही है। इसी को तो हमने लिंकेज बोला था कि बहुत सारी जीन आपस में मिलके पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती हैं। तो हमने देखा कि यार लिंकेज हो गया यार, इस पिंक वाली जीन के साथ ऑरेंज और ग्रीन वाली जीन भी चली गई। तो हमें ये जीन नहीं चाहिए थी यार, ये अनडिजायरेबल है यार, हमें ये नहीं चाहिए थी। तो ऐसा प्रोसेस जब एक डिजायरेबल जीन के साथ कुछ अनडिजायरेबल जीन भी आगे आने वाली जनरेशन में पास होती हैं, उसको बोला जाता है लिंकेज ड्रैग, उसको बोला जाता है लिंकेज ड्रैग। लिंकेज ड्रैग, यहाँ पे भी डायग्राम देख लो, यहाँ पे भी डायग्राम देख लो। वैसे हैंडमेड डायग्राम से ज्यादा समझ आता है, चाहे वो ऐसे बेकारी डायग्राम हो, बट इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखो अब क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे ये येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पे ये येलो कलर है जो बीच में है, ठीक है। यहाँ पे हम चाह रहे थे कि येलो कलर की जीन आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आती रहे। पर हमने देखा यार येलो वाली जीन तो आई, येलो के साथ इतनी सारी और आ गई। ये जो और आई हुई है ये अनडिजायरेबल है, ये हमें नहीं चाहिए थी, ये आ गई है अब, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लिंकेज ड्रैग, इसको बोला जाता है बच्चे लिंकेज ड्रैग। द फिनोमिना वेयर अनडिजायरेबल जीन आर इनहेरिटेड along with the desirable gene due to their close proximity, उनकी क्लोजनेस की वजह से, उनके इतने पास होने की वजह से वो जीन भी आगे पास ऑन हो गई। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चे लिंकेज ड्रैग, इस कंडीशन को बोला जाता है लिंकेज ड्रैग। तो ये वह घटना है जिसमें किसी भी गुणसूत्र पर पास स्थित होने के कारण अवांछनीय जीन यानी कि अनडिजायरेबल जीन
वांछनीय जीन के साथ साथ विरासत में मिल जाती है कि अनडिजायरेबल मुझे नहीं चाहिए थी बट वो इतने पास में थी, उनकी इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी कि यार ये वाली जीन भी आगे पास हो गई, कि जो अनडिजायरेबल जीन थी, जो अवांछनीय जीन थी, वो भी आगे आने वाले बच्चे में चली गई। तो इस घटना को, इस सिचुएशन को बोला जाता है लिंकेज ड्रैग। इस सिचुएशन को बच्चे बोला जाता है लिंकेज ड्रैग। आई होप आपको सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। जीन इंटरेक्शन हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक था लिंकेज। आज का हमारा टॉपिक था बच्चे लिंकेज, ठीक है। आई होप आप बच्चों को लिंकेज समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा लिंकेज का मतलब क्या होता है, लिंकेज टर्म दी किसने थी, फिर मैंने तुम लोगों को अलग अलग क्राइटेरिया बताए कि लिंकेज को अलग अलग हिसाबों से डिवाइड किया गया है। फिर मैंने आपको एंड में दो टर्म्स बताई, लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब होता है और लिंकेज ड्रैग का क्या मतलब होता है। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करें। ये स्कैनर तभी दिया गया है, स्कैन करो इसको, ठीक है, स्कैन करो। और क्योंकि जो भी पीडीएफ्स जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ्स मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा में नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है बेटा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। क्यों करना है ये भी कारण भी हम बता देते हैं। कारण हम बता देते हैं कि अगर इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अगली क्लास में जहां पे हम जीन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जीन इंटरेक्शन पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। जीन इंटरेक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों ने क्रॉस पढ़ना है अच्छे से। जो मेंडल के मैंने बताए थे ना क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से होता है, तो वो अच्छे से पढ़ना है। 2-3 ही मैं जीन इंटरेक्शन आपको बताऊंगी, बाकी हम पेड में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलो बच्चों ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में जीन इंटरेक्शन के साथ। तो तब तक के लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि जीन इंटरेक्शन में मजा आने वाला तुम लोगों को नहीं, मुझे मजा आएगा। बार बार बोलना पड़ेगा क्योंकि दैट इज नॉट अ इजी टॉपिक नहीं है रे वो, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।